हेलो एवरीवन, दिस इज़ 13 लेक्चर ऑन जीएसटी। यानी ये जीएसटी पे 13वां लेक्चर है। इस 13वें लेक्चर में हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि विपरीत प्रभार रचना तंत्र या विपरीत प्रभार प्रक्रिया भी इसको कहते हैं। व्हाई डज इट नीड ऑफ रिवर्स चार्ज, यानी रिवर्स चार्ज की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सिस्टम लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। वेयर इज रिवर्स चार्ज अप्लाइड, यानी रिवर्स चार्ज का सिस्टम जो है वो अप्लाई कहाँ होता है और रिवर्स चार्ज के संबंध में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं जीएसटी एक्ट में, इसे जानेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है। यानी विपरीत प्रभार रचना तंत्र या विपरीत प्रभार रचना या प्रक्रिया भी कह सकते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इसको देखिए आरसीएम भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म टैक्स इवेजन या कर अपवंचना रोकने और कर व्यवस्था दुरुस्त करने की एक व्यवस्था है, जिसके तहत असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले छोटे व्यापारियों या अपंजीकृत व्यापारियों को रिवर्स चार्ज भुगतान करने में से राहत दी गई है। रिवर्स चार्ज के तहत जीएसटी के जो टैक्स हो वो भुगतान करने में राहत दी गई है, इस तरह से लिखा जाएगा यहाँ पे। ये मतलब है इसका। देखिए सामान्य जीएसटी सिस्टम में क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। सामान्य जीएसटी सिस्टम में जीएसटी टैक्स चुकाने और टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी अलग अलग लोगों की होती है। जो व्यक्ति सामान या सेवा खरीदता है उसे जीएसटी चुकाना पड़ता है। ये भुगतान वह उस दुकानदार या कारोबारी को करता है जिसने सामान बेचा है। यानी जो बेच रहा है दुकानदार, उसको वो भुगतान करता है, वो टैक्स उसमें कलेक्ट कर लेता है उस व्यक्ति से। जिस व्यक्ति ने सामान या सेवा को बेची है, सेवा बेची है, उसे अपने ग्राहक से जीएसटी वसूल कर रखना पड़ता है और फिर उसे गवर्नमेंट के पास जमा कर देना होता है। अब इसको देखिए, एक डायग्राम फॉर्म में हमने ये सब बनाया है, उसको समझते हैं। ये एक नॉर्मल सिस्टम है, नॉर्मल जीएसटी सिस्टम, यानी रिवर्स चार्ज के अंतर्गत नहीं है। एक ये है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब नॉर्मल सिस्टम में देखिए क्या है, सप्लायर है। सप्लायर मतलब आप ले सकते हैं एक एग्जांपल, एग्रीकल्चरिस्ट हैं जो जो कृषि करते हैं, किसान लोग होते हैं। ये गुड्स या सेवाएं अपनी यहाँ पे इनको दे रहे हैं। ये एरो से मैंने दिखाया है। बायर यानी ये व्यापारी है मान लीजिए, तो इनको सप्लाई किए। तो इसके साथ ही जो नॉर्मल सिस्टम होता है, या फिर एग्रीकल्चरिस्ट की जगह कोई व्यापारी ही मान लीजिए, जिन्होंने सामान गुड्स और सर्विसेज ये सप्लाई की हैं दूसरे को, बायर को, और इन्होंने पेमेंट कर दिया है इंक्लूडिंग जीएसटी। ये देखिए जीएसटी के साथ में ये पेमेंट कर दिया सप्लायर को, तो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसे जीएसटी मिल गया, अगर इसके पास आईटीसी वगैरह पहले से हो तो आईटीसी सेटअप वगैरह करके उसमें एडजस्ट करके बाकी का बैलेंस ये पेमेंट कर देगा गवर्नमेंट को। अब देखिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या है, अगला है ये देखिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसमें क्या है, जो सप्लायर है, यहाँ पे आप एग्रीकल्चरिस्ट ले सकते हैं, आगे हम बताएंगे जो कृषि वगैरह कृषक वगैरह होते हैं उनमें ये अप्लाई होता है। तो ये कृषक हैं, किसान हैं, ये अपना सामान यहाँ से गुड्स और सर्विसेज भी बहुत सी हो सकती हैं सप्लाई किए एक ट्रेडर को। ट्रेडर देखिए जो जो रजिस्टर्ड ट्रेडर है, फिर उसने पेमेंट किया है, अपने किसानों को पेमेंट कर दिया, ये यहाँ हमने दिखाया है। लेकिन एक्सक्लूडिंग जीएसटी लिखा है, यानी जीएसटी शामिल नहीं है, क्योंकि इसको जीएसटी से पेमेंट करना नहीं है, तो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब वो जीएसटी के अमाउंट गवर्नमेंट को भेजेगा, पेड करेगा, तो वो अपना ये जो पेमेंट किया है इसमें एडजस्ट करेगा या कैसे करेगा ये वो समझे। गवर्नमेंट को बस इससे चाहिए कि टैक्स बायर, ये जो रजिस्टर्ड बायर है, ये गवर्नमेंट को पेमेंट करे। इसीलिए मैंने ये साइन देखिए दिखाया है, यानी कि टैक्स लायबिलिटी इस केस में सप्लायर की थी पेमेंट करने की गवर्नमेंट को। यहाँ पे ये अपना अपना जो टैक्स लायबिलिटी है ये नहीं है, ये रिवर्स करके इसके पास बायर के पास भेज दे रहा है। यानी कि जो बायर है, खरीदार है, पंजीकृत है, इसकी जिम्मेदारी हो जाती है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत जीएसटी पेमेंट करने की। अब देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में और भी है। रिवर्स चार्ज सिस्टम में टैक्स जमा करने को
उल्टा कर दिया गया है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है डायग्राम के फॉर्म में, जो फिगर बनाया था उसमें। रिवर्स चार्ज सिस्टम में जो व्यक्ति सामान या सेवा खरीदता है, यानी कि परचेजर, उसके पास ही जीएसटी वसूलने की जिम्मेदारी होती है। जबकि सामान प्रक्रिया वसूलने के मतलब गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है कि गवर्नमेंट उसी से वसूलेगी। जबकि सामान प्रक्रिया में खरीदार जीएसटी वसूल नहीं सकता। सामान तथा सेवा खरीदने वाले की ही सरकार के पास जीएसटी जमा करने की जिम्मेदारी होती है, जबकि सामान्य प्रक्रिया में जीएसटी जमा करने की जिम्मेदारी विक्रेता की ही होती है। यही कारण है कि ऐसे मामलों में अपनाई गई टैक्स वसूली की उल्टी प्रक्रिया को रिवर्स चार्ज का नाम दिया गया है। एक इन शॉर्ट हम कह सकते हैं, इंग्लिश वालों के लिए लिख दिए हैं, इन जीएसटी reverse charge mechanism, the GST is to be paid and deposited with the government by the recipient of goods or services, not by the supplier of goods or services। यही है, दिखाएं, ये सप्लायर है गुड्स और सर्विसेज के, इन्होंने नहीं दिया, इनकी जिम्मेदारी है टैक्स कलेक्ट करना, जमा करना, बायर की जिम्मेदारी हो जाती है। आइए देखते हैं रिवर्स चार्ज की आवश्यकता क्यों पड़ी। वाई डज इट नीड ऑफ रिवर्स चार्ज, यानी रिवर्स चार्ज की अवधारणा टैक्स चोरी रोकने और करों का दायरा बढ़ाने के उद्देश्य से बनाई गई है। जो दुकानदार या व्यक्ति जीएसटी नेटवर्क में रजिस्टर्ड नहीं है, यानी अनरजिस्टर्ड है, उनसे जीएसटी वसूल पाना तो संभव होता ही नहीं। छोटे छोटे व्यापारी होते हैं। ऐसे सौदों को टैक्स के दायरे में रखने और उन पर जीएसटी वसूलने के लिए रिवर्स चार्ज सिस्टम को विकसित किया गया है। इसी तरह से देखिए टीसीएस होता है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स होता है ना, उद्गम स्थान पर कर की वसूली करना, कलेक्ट करना, संग्रह करना, वही सिस्टम है यहाँ पे। जैसे किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, वो अनरजिस्टर्ड होते हैं, वो सेल करते हैं, छोटी छोटी क्वांटिटी में सेल करते हैं, बड़ी क्वांटिटी में कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम छोटे ही होते हैं। तो वो सेल करते हैं, तो उस पर वो वहाँ पे जीएसटी वसूल नहीं पाती थी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने किया क्या, जो पंजीकृत है, जो रजिस्टर्ड ट्रेडर है, वो खरीदता है किसानों से, तो वो उस पर जिम्मेदारी डाल दी, चलो अच्छा आप टैक्स दो, तो गवर्नमेंट किससे रिवेन्यू बढ़ गई। आइए देखते हैं किन मामलों में रिवर्स चार्ज लागू होगा, यानी वेयर इन रिवर्स चार्ज अप्लाइड, कहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। पहला देखिए ए बी सी करके मैंने दिया है। जब रजिस्टर्ड दुकानदार किसी गैर रजिस्टर्ड दुकान से सामान खरीदेगा, देखिए सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टू ए रजिस्टर्ड डीलर, अनरजिस्टर्ड दे रहा है तो इसको जिम्मेदारी बनी नहीं जीएसटी पेमेंट करने की, तो रजिस्टर्ड जो डीलर है उस पर जिम्मेदारी डाल दी गई, अब भैया टैक्स कलेक्ट करो और जमा करो। फिर ई कॉमर्स कंपनी की ओर से दी जा रही सेवा पर, यानी सर्विसेज थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वेबसाइट के थ्रू काम करती हैं, तो छोटे छोटे व्यापारियों से कनेक्ट रहती हैं, वो अपना सामान बेचते हैं उनके थ्रू, ई कॉमर्स जो कंपनियां होती हैं उनके थ्रू अपना सामान बेचते हैं, तो ये उनके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी गई है। ये जीएसटी आप जितने भी टर्नओवर करते हैं उसी बेसिस पे जितना खरीद करते हैं उस पे वो आप टैक्स दीजिए अपना कैलकुलेट करके। फिर सीबीईसी को, यानी सीबीईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, अब ये सीबीआईसी हो गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गया है, की ओर से निर्धारित कुछ विशेष वस्तुओं सेवाओं के सौदों पर, यानी सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज स्पेसिफाइड बाय सीबीईसी। अब इन्होंने कुछ गुड्स और सर्विसेज को स्पेसिफाई किया है कि उस पर रिवर्स चार्ज का मैकेनिज्म लागू होगा। अब देखिए इन सामानों पर लगता है रिवर्स चार्ज, ये जो सीबीईसी ने ये बताया है। ये देखिए पहला, बिना छिले काजू की आपूर्ति, यानी काजू को उगाए किसान लोग, फिर उसकी आपूर्ति किए गए, तो उस पर लागू होगा किसान की ओर से रजिस्टर्ड कारोबारियों को किए जाने पर। रजिस्टर्ड कारोबारी करेंगे तो वो जो रजिस्टर्ड कारोबारी होगा उसकी जिम्मेदारी है जीएसटी का पेमेंट करना। फिर क्या है, बीड़ी बनाने वाले पत्तों, यानी तेंदू लीव्स इसको बोलते हैं, की आपूर्ति करने पे, ये उगाते हैं पौधा पेड़, तो उसको जो पत्ती होती है वो जाकर रजिस्टर्ड कारोबारी को, यानी किसान की ओर से रजिस्टर्ड कारोबारी को किए जाने पे जो सेल करते हैं, तो ये रजिस्टर्ड कारोबारी जो होता है वो पेमेंट करेगा जीएसटी का। तंबाकू के, इसी तरह से तंबाकू के पत्ते हैं, टोबैको लीव्स, ये भी उगाता है किसान और ले आके
कारोबारियों को दे देता है तो वो कारोबारी ही पेमेंट करेगा जीएसटी का। इस तरह से रेशम है, यानी सिल्क यार्न की आपूर्ति, कच्चे रेशम या से रेशम के कोकून से सिल्क बनाने की वालों की ओर से रजिस्टर्ड कारोबारियों को किए जाने पर ये सेल हो रहा है, गुड्स का सप्लाई हो रहा है, वही उसी की बात हो रही है। लॉटरी की आपूर्ति, ये देखिए पांचवा आइटम है, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय सरकार की ओर से लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर या सेलिंग एजेंट को पूर्ति किए जाने पर भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लागू होगा। फिर देखिए इन सेवाओं पर लगता है रिवर्स चार्ज। अभी तक गुड्स की बात हो रही थी, देखिए ये गुड्स की बात हो रही थी यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए सेवाओं की बात हो रही है, सर्विसेज। देखिए सीबीईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज कस्टम ने बनाया, अब सीबीआईसी हो गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। इन्होंने 12 सेवाओं को इस सूची जारी की है, नोटिफाई किया है कि इस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लागू होगा। देखिए क्या है, पहला ये है, किसी विदेशी नागरिक से ली गई सेवा के बदले भुगतान करने पर, यानी विदेशी नागरिक है, आप इंडिया के हैं, सेवा लिए, पेमेंट किए, तो अब विदेशियों से तो कलेक्ट कर नहीं पाएगी गवर्नमेंट, इसलिए वो जो सर्विस लिए हैं उन पर अप्लाई हो जाएगा, आप टैक्स जमा कीजिए। फिर दूसरा है माल ढोने वाली ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विसेज के बदले भुगतान पर। तीसरा है, देखिए अगला है, वकील या कानूनी फर्म से सेवाएं लेने के बदले भुगतान पर। फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सेवा के बदले भुगतान पर है। प्रायोजित सेवा का उपयोग करने की सेवा के बदले भुगतान पर। सरकार या स्थानीय निकाय की ओर से कारोबारियों को उपलब्ध कराई गई विशेष सेवा के बदले भुगतान पर। किसी कंपनी की ओर से डायरेक्टर की सेवा के बदले भुगतान पर। बीमा एजेंट की सेवा के बदले भुगतान पर, यानी जैसे इंश्योरेंस एजेंट वगैरह होते हैं तो उनको कमीशन वगैरह मिलता है, वो जो सेवा देते हैं उसके बदले। तो ये जो कमीशन एजेंट होते हैं, बीमा एजेंट, उनकी जिम्मेदारी नहीं है, जो उनको कमीशन दे रहा है उस पर वो जीएसटी पेमेंट करेंगे, वो कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी। फिर देखिए बैंक वित्तीय संस्थान या गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रिकवरी एजेंट की सेवा के बदले भुगतान पे। रिकवरी एजेंट होता है, उनका पैसा डूबता रहता है तो एजेंट लगाते हैं कि हमें वसूली कीजिए, तो उनको कुछ देते हैं कमीशन वगैरह, तो उसके बदले किस किस से, एक्चुअली इनकी संख्या ज़्यादा होती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, तो उस पर कंट्रोल नहीं कर सकती गवर्नमेंट, इसलिए जो सेवा जो पेमेंट उनको कर रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो उस पर डाल दिया गया है बोझ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के थ्रू, ताकि वो जीएसटी कलेक्ट करके दे। उनको कंट्रोल करना आसान है गवर्नमेंट को, इसलिए ऐसा किया गया है। फिर अगला है विदेशी माल के आयात के लिए ट्रांसपोर्ट की सेवा के बदले भुगतान पर। फिर कॉपीराइट है, गीत संगीत फोटो चित्र वगैरह के मामले में का प्रयोग करने की अनुमति देने के बदले भुगतान पर। बिजनेस एग्रीगेटरों जैसे ओला, उबर वगैरह की ओर से जाने वाली, ये जाने वाली रेडियो टैक्सी की सेवा के बदले भुगतान पर। अब देखिए प्रोविजन फॉर रिवर्स चार्ज है, रिवर्स चार्ज के लिए कुछ प्रावधान बनाए गए हैं, तो क्या क्या किए गए उसके संबंध में। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है पहला, तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन फॉर ऑफ पर्सन लाइबल टू पे टैक्स, यानी रिवर्स चार्ज के अंतर्गत अगर आ रहे हैं आप तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब इसमें देखिए एग्जम्पशन लिमिट का कोई इसमें कंडीशन नहीं है कि आपका 20 लाख या 10 लाख है ना, कुछ स्पेसिफाइड है। जो स्टेट थे 10 लाख की वहाँ लिमिट थी, बाकी की जगह 20 लाख की लिमिट थी, उसके ऊपर ही रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी होता था। लेकिन ये कह रहा है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत आपको अपना ये एग्जाम्पशन लिमिट देखी नहीं जाएगी, नॉट एप्लीकेबल, लागू ही नहीं होगी, और आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना पड़ेगा। अब ये कह रहा है नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, यानी कि ये देखिए एक यस नहीं है, तो टाइपिंग ही रहे थोड़ा, कंपोजिशन स्कीम है, यानी कंपोजिशन स्कीम ये नहीं ले सकते। फिर अगला है देखिए सप्लाईज अंडर आरसीएम, वही रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द एसएससी, यानी किसी पर्पज से एग्रीगेट टर्नओवर उसका कैलकुलेट किया जा रहा है तो उसमें आरसीएम के अंतर्गत जो सप्लाई की गई है वो नहीं कैलकुलेट करेंगे। फिर अगला है person liable under RCM shall issue a tax invoice mentioning the fact that supply is received under reverse charge, यानी कोई भी इनवाइस इशू करेगा
जो पर्सन लाइबल है RCM यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के लिए विपरीत प्रभार पे टैक्स जमा करने के लिए जो भी वो इनवाइस इशू करेगा उसमें लिखेगा, उसमें टॉप पे लिखा रहेगा कि ये इनवाइस इशू की गई है रिवर्स चार्ज के अंतर्गत। फिर देखिए रिवर्स चार्ज के अंतर्गत टाइम ऑफ सप्लाई यानी पूर्ति का समय कैसे ज्ञान निकालेंगे इसके बारे में भी बताया गया है। इसमें दो केस हो सकते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो सप्लाई ऑफ गुड्स देख लेते हैं। इसमें अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग होगा, यानी 3 डेट हैं ये, इसमें से जो सबसे पहले होगा वो सप्लाई का टाइम हो जाएगा। उसी के आधार पे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की जाती है जीएसटी में, इसलिए ये सब किया जा रहा है। वैसे टाइम ऑफ सप्लाई का हम ब्रॉड में विस्तार से बताएंगे, व्याख्या करेंगे अगले कुछ वीडियोज में, पूर्ति का समय। हालांकि इसमें रिवर्स चार्ज के संबंध में टाइम ऑफ सप्लाई आप समझ लीजिए। पहला है डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, यानी जिस डेट को आप माल की प्राप्ति करेंगे। फिर डेट ऑफ पेमेंट है दूसरा, पेमेंट जिस डेट को होगा। और फिर अगला है द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज फ्रॉम द इशू ऑफ इनवाइस, यानी इनवाइस इशू कर रहे हैं तो अगर ये दोनों डेट नहीं पता चल पा रहा है तो 30 दिन के अंदर 30 फॉलोइंग 30 डे, यानी 30 दिन जहाँ सप्लाई किए उसके 30 डे कैलकुलेट करेंगे, वहाँ आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। और फिर ये 30 दिन इसको एग्जाम्पल से अगर समझना चाहे तो जैसे 1 जनवरी को गुड्स रिसीव किया, पेमेंट हमने 2 तारीख को कर दिया, और ये हमने जो इनवाइस इशू किया है 3 को किया है। तो अर्लीस्ट ये 30 डेज वाला कॉन्सेप्ट अगर वहाँ अप्लाई होगा जहाँ ये सब नहीं हो पाएगा। यहाँ पे 1, 2 और 3 है तो सबसे पहला 1 जनवरी ही आपका सप्लाई की डेट हो गई। फिर देखिए इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस है, यहाँ डेट ऑफ पेमेंट एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट। अच्छा हाँ, यहाँ थोड़ा सा देखिए डेट ऑफ पेमेंट यहाँ थोड़ा सा कंसिडर करना छूट गया। डेट ऑफ पेमेंट क्या होगी, जो बुक्स ऑफ अकाउंट में आप एंट्री करेंगे या डेबिट होगी बैंक में एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट, और डेट ऑफ डेबिट इन बैंक, जो दोनों में से कम होगा जो पहले होगा वो डेट ऑफ पेमेंट कहलाता है। इसी तरह से देखिए ये सर्विस में है डेट ऑफ पेमेंट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट, वही चीज़ है, पेमेंट है। फिर डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज, यहाँ देखिए 30 डेज था, यहाँ 60 डेज है। फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस, यानी पेमेंट वगैरह नहीं किए, इनवाइस इशू कर दिया, तो इनवाइस इशू करने से 60 दिन के अंदर, 60 दिन तक देखेंगे उस डेट से आप टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा उस डेट को। फिर देखिए अब कह रहा है वेयर इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई यूजिंग एबव मेथड, टाइम ऑफ सप्लाई वुड बी डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रिसिपिएंट, यानी अगर ऐसा कोई सिस्टम नहीं दिख पा रहा है कि पेमेंट कब किया गया, माल कब रिसीव किया गया है, जो रिसिपिएंट है उसकी बुक ऑफ में एंट्री जब कर दी गई है रिसीविंग की, ठीक है, तब वो एंट्री वही टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। फिर क्या है, जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कैन बी पेड इन कैश ओनली, यानी आईटीसी को यूटिलाइज नहीं कर सकते, जो रिवर्स चार्ज के अंतर्गत जो जीएसटी का लाइबिलिटी बनती है पेमेंट करने की, उसमें आईटीसी को यूज नहीं कर सकते जो पहले से आईटीसी उनके पास पड़ा हुआ है। फिर क्या है, आईटीसी ऑफ टैक्स पेड अंडर आरसीएम अवेलेबल ओनली व्हेन इट इज क्रेडिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, यानी कि आईटीसी मिलेगा आरसीएम पे, लेकिन वही है उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और भी वो होते हैं, 2-3 होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अगर वो चढ़ा हुआ है तो उसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आशा करता हूँ आप सबको ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। लास्ट तक आप सबने वीडियो देखा उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।